व्हाई सिविल सर्विस? शिफ्ट फ्रॉम कॉर्पोरेट टू सिविल सर्विसेज, फिर सिलेक्शन होगा नहीं होगा, सिविल सर्विसेज में जाना ही क्यों है और ये बड़ा ही अनसर्टेन है। ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या लें? आपकी उस सब्जेक्ट पे पकड़ कितनी अच्छी हो रही है और आप उसमें कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो। क्योंकि कॉमर्स स्टूडेंट होने के नाते हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी से टच मेरा छूट गया था। आफ्टर 10th मैंने पढ़ा नहीं था। हमारा सिलेबस ही खत्म नहीं हो रहा तो हम रिवीजन कैसे करें? अगर एंड तक ही नया पढ़ते रहोगे देन इट विल नॉट हेल्प यू। जो मंथली टाइम है उसको हमें वीकली पे लेके आना है, वीकली को हमें डेली पे लेके आना है, एंड देन ऑफ कोर्स इफ पॉसिबल टू एन आवरली बेसिस। बिकॉज सिलेबस में क्या है कि आपको जीएस पढ़ना है, आपको ऑप्शनल पढ़ना है, आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, करंट अफेयर्स के लिए आपको न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, मैगजीन भी पढ़ना है। डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेशन इज़ still not equal for male and female officers, even though there is a provision of leave, you know, maternity leave, but child care leave, but when you are taking those leaves कहीं ना कहीं वो प्रोफेशनल करियर आपका सफ़र करता है। सिविल सर्वेंट होने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? कि उसमें वो ना एक गाड़ियों का काफिला दिखा रहे हैं, आगे और पीछे कम से कम 7-8 गाड़ियाँ वो दिखा रहे हैं। दिस इज़ एक्चुअली अ फॉल्स ग्लोरिफिकेशन। ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे नहीं आते थे। नॉट एवरीथिंग यू विल नो, इट इज़ फॉर एवरीबडी। आपसे क्वेश्चंस कुछ ना कुछ ऐसे आएंगे ही आएंगे जिनका जवाब आपको नहीं आता है। क्योंकि अकेडमिक तो आपका ऑलरेडी टेस्ट हो गया मेंस में। इंटरव्यू इज़ द पर्सनालिटी टेस्ट। आई डू नॉट गेट कन्विंस्ड बाय दिस नोशन कि सालों साल घर में बैठ के सिविल्स की तैयारी कर रहे हैं। अगर सपोज एक बार फेल हुए, 2 बार फेल हुए, अगर तीसरी बार भी आपके मार्क्स उतना ही स्लॉट में आ रहा है तो दैट मीन्स योर स्ट्रैटेजी इज़ इनकरेक्ट ना। ओखल में सिर दे दिया तो मूसल से क्या डर। तो जब आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी में जब आप आ गए हो तो उससे घबराना नहीं है। अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है और समय की शिला लेख पर खुद को खुद गढ़ना पड़ता है, और समय की शिला लेख पर खुद को खुद गढ़ना पड़ता है। अनवरत लड़ा जाता, अनवरत लड़ा जाता, होता युद्ध विराम नहीं है। अनवरत लड़ा जाता, होता युद्ध विराम नहीं है। कौन भला स्वीकार करेगा, जीवन एक संग्राम नहीं है। हेलो, मैं हूँ स्वर्णा। मिशन यूपीएससी के नेक्स्ट एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो काफ़ी खास हैं। करीब 17 साल पहले उन्होंने एक सपना देखा था और पिछले 15 सालों से वो सपने को पूरा करके उसे जी रही हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आईएएस ऑफिसर सोनल गोयल की। तो मैम, पहले तो वेलकम टू स्विच। थैंक यू सो मच। तो मेरा पहला क्वेश्चन ही आपसे है कि जो सिविल सर्विस की जर्नी थी, एक कॉर्पोरेट जॉब से सिविल सर्विस में आने का जो एक सपना था, उसके पीछे की क्या इंस्पिरेशन थी एंड व्हाई सिविल सर्विस? मैं उन स्टूडेंट्स में से नहीं थी जिनको स्कूल से ही माइंड में हो कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। इनफैक्ट हमारी फैमिली में कभी इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ था और मुझे पता भी नहीं था। हमारी फैमिली का रूट्स हरियाणा में है, पानीपत ज़िले से मेरे फादर बिलोंग करते हैं और बिज़नेस क्लास फैमिली है प्राइमरीली। मेरे फादर सीए रहे हैं, पापा। तो जब मैं सिविल सर्विसेज के बारे में मैंने एक्चुअली एक मैगज़ीन में पढ़ा, मैं 3rd ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में थी, और वो मैगज़ीन में पढ़ के मुझे एक्चुअली ऐसा लगा कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए क्योंकि मुझे ये देश के लिए, लोगों के लिए कुछ करने का अवसर देगा, जो कि मुझे लगा कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके नहीं मिलेगा। उस टाइम मैं सीएस भी कर रही थी, तो सीएस और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली थी। तो जब ये बात मैंने फिर जब फैमिली में डिस्कस की तो इनिशियली कोई माना नहीं, क्योंकि सबसे पहला इंपॉर्टेंट सवाल ही ये आया कि सिविल सर्विसेज में जाना ही क्यों है और ये बड़ा ही अनसर्टेन है और कई साल भी लगे रहते हैं एस्पिरेंट्स और क्लियर नहीं होता है। एंड प्राइमरीली एक ये भी था कि एक शिफ्ट फ्रॉम कॉर्पोरेट टू सिविल सर्विसेज, फिर सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्या सर्विस मिलेगी, कहाँ पोस्टिंग होगी। बीइंग अ फीमेल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स के माइंड में आती हैं। तो ये लगभग 20 साल पहले की बात है, 2003-4 की बात है। लेकिन फिर जब मैंने उनको कन्विंस किया, 5-6 महीने मुझे लगे, तब मेरे फादर ने कहा ठीक है, अगर आपको करना है तो आप करो, वी विल नॉट होल्ड यू बैक। बट ही ऑल्सो सजेस्टेड दैट आई शुड हैव अ प्लान बी इन माई लाइफ, मतलब एक फॉल बैक करियर ऑप्शन होना चाहिए। तो मैंने अपनी सिविल्स की तैयारी शुरू करी 2004 में। उसी साल में मैंने लॉ की भी पढ़ाई शुरू की, LLB फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी मैंने एनरोल कराया और मैंने अपनी पार्ट टाइम जॉब भी एज अ कंपनी सेक्रेटरी स्टार्ट की। तो ये सारा मिला के लगभग मेरे 3 साल लगे मुझे। मैंने अपनी सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा सिविल सर्विसेज क्लियर हुआ और मेरी लॉ भी कंप्लीट हो गई। सीएस का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी मैंने लिया। आप बात करी थी कि उस टाइम पे आप जॉब भी कर रही थी और प्रिपरेशन भी कर रही थी, तो हम ऐसे सुनते हैं कि लोग कहते हैं ना कि आप फुल फ्लेज्ड तैयारी करो और इससे डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, तो उसको आपने किस तरह से मैनेज किया, काम को भी और यूपीएससी के प्रिपरेशन को भी?
डेफिनेटली जो सिविल सर्विसेज की पढ़ाई है 15-16 घंटे आपको लग जाते हैं एटलीस्ट टुवर्ड्स दी एंड, जब आपको प्रीलिम्स मेंस देना है उससे 2-2 3-3 महीने पहले तो इतना पढ़ना ही होगा। और उससे पहले अगर कोई फुल फ्लेज पढ़ सकता है 10-12-14 घंटे अगर पढ़ सकता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या है कि जनरली हर कोई कुछ ना कुछ साथ में करने का, या तो कोई जॉब कर रहा होता है या कोई अपनी फर्दर एजुकेशन कर रहे होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, या इवन डिस्टेंस लर्निंग से कुछ कर रहे होते हैं, तो एग्ज़ाम्स वगैरह रहते हैं। तो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड आई थिंक इज़ द फोकस, आपका जो मैक्सिमम टाइम आप किस में दे रहे हैं। तो मेरी लॉ की भी क्लासेस होती थी, लॉ के लिए भी क्लासेस के लिए मुझे जाना पड़ता था, उसके एग्ज़ाम भी हुए 6 सेमेस्टर में, मेरे 3 साल में उसके एग्ज़ाम्स हुए। और मैंने अपनी जॉब भी पार्ट टाइम बेसिस पे की, रोज़ नहीं जाना होता था मुझे, बट वीकली फोर्टनाइटली मुझे जाना रहता था, और वो भी दिल्ली से, गुड़गांव से भी आगे मानेसर में आती थी, तो काफ़ी टाइम लगता था। बट आई थिंक ज़रूरी वही है कि आपका खुद के साथ में जो सेल्फ़ कमिटमेंट है, दैट इज़ आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और डिस्ट्रैक्शन की जहाँ तक बात है कि अगर आप फोकस के साथ में तैयारी करोगे तो डेफिनेटली you will be able to have that strategy which is making you excel, making you achieve what you want. आप अभी रूटीन की बात कर रहे थे कि काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है टाइम को मैनेज करना, यहाँ से वहाँ जाना। तो थोड़ा जो एस्पिरेंट्स यहाँ पर जॉब कर रहे हैं उसके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको अगर आप थोड़ा सा ब्रीफली बताइए कि किस तरह से आप अपने टाइम को मैनेज करती थी, किस तरह का आपका रूटीन रहता था, और उसमें भी आप किस तरह से पढ़ाई करने का टाइम निकाल पाती थी। देखिए, रूटीन की बात करें, शेड्यूल की बात करें, तो जैसे मैंने बताया कि प्रीलिम्स और मेंस से कम 2 या 3 महीने पहले अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं उससे लीव लेने की आपको सोचनी चाहिए। अगर आप अगर आप बहुत सिंसियरली उस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो 2 से 3 महीने आप सबैटिकल या लीव का जो प्रोविज़न है उसको आप लेने की कोशिश करो। उसके अलावा जो टाइम है, जैसे मेरा जो शेड्यूल रहता था कि मैं जनरली पूरी रात को पढ़ती थी एंड मॉर्निंग में आई यूज़ टू स्लीप लाइक आफ्टर 7 I used to sleep 7 to 12, 7 to 1 and then I used to get up in the afternoon and then again और मेरा जो लॉ की जो क्लासेस थी वो एक्चुअली 3 to 6 का टाइम मैंने लिया हुआ था। तो वो यही होता था कि फिर मैं उठ के अपनी क्लासेस के लिए जाना है, या बाद में मैंने थोड़ी बहुत कोचिंग भी ली थी, पूरे सब्जेक्ट्स की नहीं ली थी बट कुछ कोचिंग मैंने ली थी फॉर सिविल सर्विसेज, तो वो मैं ड्यूरिंग द डे मैं कंप्लीट करती थी और फिर मैं पूरी रात पढ़ती थी। तो शेड्यूल मेरा इस तरीके से ही होता था कि मैं जो मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड है फॉर द पर्पस ऑफ स्लीप, फॉर द पर्पस ऑफ रेस्ट, जो आपको खाने के लिए, आपकी डेली कोर्स के लिए जो टाइम चाहिए, बस उतना ही टाइम मैं रखती थी। बाकी टाइम मेरा पूरा एंगेज रहता था। सोशली मैं बिल्कुल कट ऑफ हो गई थी। आई वॉज़ नॉट अटेंडिंग एनी मैरिजेज़। मेरे बहुत सारे कज़न्स की शादी हुई उस टाइम में, मैं नहीं जाती थी। तो कई बार आज के दिन भी अगर मैं आज की स्टूडेंट लाइफ की बात करूँ, उनके पास सोर्सेज ऑफ डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं सोशल मीडिया की वजह से, या हम देखें तो मोबाइल जो है, मेरे पास मोबाइल नहीं होता था उस टाइम में। वी हैड अ शेयर्ड मोबाइल विच आई यूज टू शेयर विद माई सिस्टर। और वो भी एस्पिरेंट को तैयारी करने में फ़ोन से दूरी बना लेनी चाहिए। फ़ोन उतना ही यूज़ करें जितना आपको हेल्प कर रहा है, क्योंकि आपके पास में बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारी रील्स हैं। आज क्या हुआ कि आज मॉर्निंग में ही मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, आई सॉ अ रील जिसमें एक लिखा था IAS ऑफिसर की शादी, और बहुत ही मुझे वियर्ड लगा, सॉरी टू से दैट वीडियो, कि उसमें वो ना एक गाड़ियों का काफ़िला दिखा रहे हैं कि वो गाड़ियों का काफ़िला, बीच में वो मैरिज वाली कार है और उसके आगे और पीछे कम से कम 7-8 गाड़ियाँ वो दिखा रहे हैं उस रील के अंदर। तो एस्पिरेंट से मैं बोलना चाहूँगी ऐसा कुछ नहीं होता, ग्लोरीफाई कर रहे हैं। दिस इज़ एक्चुअली अ फॉल्स ग्लोरिफिकेशन। दिस डज नॉट हैपन, दिस हैपन्स ओनली कोई आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है या कुछ उस तरीके से है, तो ये एक पोर्ट्रे करने के लिए जस्ट टू एक्साइट यू, बट दिस इज़ नॉट रियल, दिस इज़ नॉट जेन्युइन। सो स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, ओनली सी द वीडियोज़, ओनली सी द चैनल्स विच आर मेकिंग यू अपग्रेड योर नॉलेज। ऐसे ही इंटरव्यूज़ को आप देखें, ऐसे ही वीडियोज़ को आप देखें, ऐसे ही मीडिया पे, इंटरनेट पे आप इंफॉर्मेशन को पढ़ें, और डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूटिलाइज योर टाइम वेरी सेल्फिशली, सेल्फ कॉन्शियसली। मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई वॉज इन टू अ सेल्फ इम्पोज क्वारंटीन, जो हमने वर्ड कोविड-19 पैंडमिक में सुना, क्वारंटीन, तो आई वॉज इन टू अ सेल्फ इम्पोज क्वारंटीन बिकॉज आई न्यू दैट ये मेरे गोल हैं, ये मेरे टारगेट हैं। और रिलेटिव्स बहुत आते थे तो मैं नहीं मिलती थी, या नमस्ते करके मैं अपने रूम में वापस आ जाती थी। तो दे यूज्ड टू गिव दैट, एक टॉन्ट भी मिलता था मेरे पेरेंट्स को, मुझे भी,
कि ये अपनी बेटी को इतना पढ़ा के क्या करेंगे, अभी तो ग्रेजुएशन हो गई है, शादी क्यों नहीं कर देते। तो माय फादर यूज्ड टू से, मेरी सिस्टर उस टाइम सीए कर रही थी, बड़ी दीदी, तो वो बोलते थे कि एजुकेशन एक ऐसा गिफ्ट है जो हमें देना है रिस्पेक्टिव ऑफ मेल और फीमेल। तो मैं अपनी बेटियों को पढ़ाऊँगा, जो इनको इनके मन में है वो इच्छा इनकी पूरी कराऊँगा। एंड ही वॉज सो सपोर्टिव, सो इट एडेड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब हमारा फिर क्लियर हुआ तो सबका फैमिली में रिलेटिव्स का सबका फ़ोन भी आया टू कॉन्ग्रेचुलेट। की फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब आया कि लिस्ट में आपका नाम आ गया, वो भी 13th रैंक? सो इट वॉज अ डे इन May 2008 एंड उस टाइम में फ्रैंकली मैंने जैसे बताया स्मार्टफोन्स तो वैसे होते नहीं थे, और यूपीएससी का रिज़ल्ट देखने के 2 ही ऑप्शन होते थे, या तो आप साइबर कैफ़े, या मेरे घर में कंप्यूटर था बट उसमें लिमिटेड इंटरनेट का वो पैकेज लिया हुआ था हमने। एक तो वो ऑप्शन था, दूसरा ऑप्शन था कि आप यूपीएससी में खुद जाके आप रिज़ल्ट देखो, जो यहाँ शाहजहाँ रोड पे जो यूपीएससी की बिल्डिंग है वहाँ रिज़ल्ट डिस्प्ले होता था। तो जब रिज़ल्ट आया, एक्चुअली 2-3 दिन से हवा तो चल रही थी, वो आती है र्यूमर्स की रिज़ल्ट आएगा। तो मेरा रिज़ल्ट एक्चुअली मुझे जो बताया वो मेरे, ही वॉज एट दैट टाइम माई वेरी गुड फ्रेंड, सपोर्टर इन माई सर्विसेज, एंड नाउ ही इज़ माई हस्बैंड, आदित्य जी। तो उन्होंने मेरे को रिज़ल्ट बताया एंड ही हैड गॉन टू द यूपीएससी, और उन्होंने बताया कि क्लियर हो गया, एंड देन आई हैव गॉट 13th रैंक। तो आई सेड इट इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब आई वॉज एक्सपेक्टिंग सिलेक्शन, बट ये हाई रैंक आना तो यू नेवर एक्सपेक्ट। एक्चुअली सिविल सर्विसेज में एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, बिकॉज यू आर ओनली श्योर कि आपने अच्छा किया। और मेरा ये सेकंड अटैम्प्ट था, तो मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट से सीख के अपनी जो कमियां थी उसको रिमूव करने की भी कोशिश की थी। तो मुझे ये तो था विश्वास की सिलेक्शन ज़रूर होगा, बट ये नहीं था कि लिस्ट में नंबर कहाँ पे आएगा। अभी हम प्रिपरेशन की बात करते हैं तो इस पूरी जर्नी में डिफरेंट चैलेंजेस हैं, बट एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है किसी भी एस्पिरेंट के लिए कि ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या लें। एक्चुअली देयर इज़ नो क्लियर कट गाइडलाइन ऑन हाउ टू चूज़ ऑप्शनल, बट 2-3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कि ऑप्शनल, जैसे मेरे टाइम में 2 ऑप्शनल होते थे। सो हमारा प्रीलिम्स में एक ऑप्शनल होता था और उसके बाद में मेंस में हमारे 2 ऑप्शनल होते थे। अब कई सालों से पैटर्न चेंज हो गया, वी डोंट हैव एनी ऑप्शनल इन द प्रीलिम्स and there is only 1 optional in the mains, which is again a subjective paper. So there are many a times situations जिसमें you feel कि आपका जो subject of graduation है वो आपको somehow ये लगता है taking a feedback from your seniors or looking at the syllabus या scoring pattern for that matter कि this may not be able to fetch you good marks. So many a times like students from science, students from MBBS, engineering, they try to shift to subjects like geography, anthropology, sociology, psychology. Students from commerce generally they take like commerce or law, public administration. So मेरे जो options थे, prelims में commerce था मेरे पास and mains में मेरा commerce and public administration था। commerce मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैंने पढ़ा था and मैंने CS भी कर लिया था उस टाइम तक। I had a good knowledge on that. एंड मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअली फ्रैंकली इसलिए लिया बिकॉज आई थॉट दैट दिस सब्जेक्ट वुड हेल्प मी इन नॉट ओनली द प्रिपरेशन ऑफ जनरल स्टडीज़, क्योंकि उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो GS से कॉमन थे, लाइक द कॉन्स्टिट्यूशन, लाइक द पॉलिटी, एंड देयर वर सम थिंग्स विच वर कॉमन टॉपिक्स थे। और साथ ही साथ मुझे ये भी लगा कि मैं जब सिलेक्शन मेरा हो जाएगा, व्हेन आई बिकम एन ऑफिसर, देन दीज टॉपिक्स, दीज सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन वुड हेल्प मी इन बिकमिंग अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, जो मेरे को एक्चुअली बीइंग अ कॉमर्स प्रोफेशनल मुझे नहीं पता था। तो मेरा रीज़न यही था। बट हाँ, 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे मैंने बताया कि आपका इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वंस यू आर सिलेक्टिंग एन ऑप्शनल, यू शुड बी एबल टू बियर योर इंटरेस्ट, बिकॉज कम से कम 2 साल आपको पढ़ना है, 2 years तो मिनिमम है आपको, बट इट मे एक्सटेंड अप टू 3-4 years, राइट। सो आपका इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए। देयर शुड बी सफिशिएंट लिटरेचर ऑन दैट, स्टडी मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। थर्ड इज़ दैट यू शुड ऑल्सो ट्राई टू हैव अ लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर को आप ज़रूर देखो, किस टाइप के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स योर टाइम विच इज़ अवेलेबल, एंड देन आपकी अगर आप कोई बिल्कुल ही सब्जेक्ट चेंज कर रहे हो तो आप उसको बेसिक से पढ़ के क्या उस लेवल तक पहुँचने के लिए आपके पास समय कितना है। बिकॉज आप अगर कोई सब्जेक्ट नया पढ़ोगे rather than taking a subject which you have had in graduation, तो मेहनत एक्स्ट्रा लगेगी। अगर ग्रेजुएशन वाला ही सब्जेक्ट लोगे तो बेसिक्स आपको पता है, यू जस्ट नीड टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन।
So have this thing in mind, and of course students also see the scoring pattern and all. Even though I always say कि हर सब्जेक्ट से देर आर ऑलवेज टॉपर्स, केमिस्ट्री से भी टॉप करते हैं, पाली लिटरेचर से भी मेरे बैच में जब सिलेक्शन हुआ था तो पाली संस्कृत से भी टॉपर्स आए थे, स्टूडेंट्स फ्रॉम हिंदी मीडियम, स्टूडेंट्स फ्रॉम इंग्लिश मीडियम. सो वी हैव ऑल काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, रूरल अर्बन हर तरीके से आते हैं. तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपकी उस सब्जेक्ट पे पकड़ कितनी अच्छी हो रही है और आप उसमें कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो. इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट द वे यू आर एबल टू रीड and how you reproduce, how you write, because now optional is required only for mains. So subjective है, आंसर राइटिंग पे ध्यान देना है और उसमें जितना आपको पता है उसको आप कितना अच्छे से लिख पा रहे हो, दैट इज़ द की फॉर योर डिसाइडिंग द ऑप्शनल. तो हम यूपीएससी के प्रिपरेशन की बात करते हैं, सिलेबस की बात करते हैं, तो एस्पिरेंट्स का होता है कि इतना ज़्यादा सिलेबस है, वही ख़त्म नहीं हो रहा होता, तो रिवीजन कैसे करें? क्योंकि लोग कह रहे होते हैं जिनका जो क्वालिफाई कर लेते हैं कि हमें रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने एक बार पढ़ लिया, उससे आपके दिमाग में तो वो चीज़ें नहीं बैठेगी, आपको बार बार उसको रिवाइज करना है. तो ये एक होता है कि हमारा सिलेबस ही ख़त्म नहीं हो रहा, तो हम रिविजन कैसे करें? See, your time management and planning has to be such which gives you adequate time space for the revision. आप अगर एंड तक ही नया पढ़ते रहोगे देन इट विल नॉट हेल्प यू. एंड तक नया पढ़ सकते हो आप करंट अफेयर्स को, बट नॉट योर एंटायर सब्जेक्ट्स. सो फॉर द पर्पस ऑफ इवन GS विच इज़ एन ऑब्जेक्टिव फॉर द प्रिलिम्स एंड देन इट इज़ सब्जेक्टिव फॉर द मेन्स एंड फॉर योर ऑप्शनल्स, फॉर योर एसे, इम्पॉर्टेंट क्या है आपका रिपीटेड रिविजन. 3 से 4 बार रिविजन करनी ज़रूरी है, 3 बार मिनिमम है. वो आपका एंड टाइम में ऐसे आ जाना चाहिए कि आपको पता है कि मेंस लगातार पेपर होता है, सुबह शाम आगे पीछे, बहुत ब्रेक नहीं मिलता है, तो टाइम नहीं होता है आपको उस टाइम में कि आप पूरी बुक उठा के पढ़ो. तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि जैसे मैं क्या करती थी कि फॉर एग्जांपल इफ़ दिस इज़ माय नोट, इफ़ दिस इज़ माय स्टडी मटेरियल, सो इफ़ दिस इज़ द चैप्टर, सो व्हाट आई यूज्ड टू डिड इज़ दैट इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैं एक स्लिप पे अपने हाथ से लिख के आई यूज्ड टू स्टेपल इट ऑन हियर. सो वंस आई एम स्टेपलिंग इट, सो व्हेन आई एम रिवाइजिंग, तो मैं सिर्फ इसी स्टेपल पे जो स्लिप लगी हुई है इसी को मैं पढ़ रही हूँ. आई एम नॉट गोइंग थ्रू द एंटायर बुक. एंड फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा होता है कि मैं कुछ भूल रही हूँ जब मैं रिवाइज कर रही हूँ, तो इमीडिएटली यू कैन गो टू दैट पर्टिकुलर पेज, रिवाइज इट एंड देन मूव अहेड. सो इसमें क्या है कि आपका रिपीटेड रिविजन्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो वेन एवर यू आर प्लानिंग, सो आपका जो टाइम फ्रेम आप अपने आप को दे रहे हो उसको आपको रखना ही ऐसे है कि अगर दिस इज़ सपोज नेक्स्ट मंथ, अभी अगर हम नेक्स्ट ईयर की बात करें, अभी इस साल तो खैर अब प्रीलिम्स ड्यू टू दिस इलेक्शंस हैज़ बीन पोस्टपोन्ड, नाउ इट वुड बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ जून, अर्लियर इट वाज इन मई. सो अगर हम नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं, 2025 अगर प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, 1 ईयर स्ट्रैटेजी स्टूडेंट्स की मैं इस तरीके से सजेस्ट करती हूँ कि इनिशियल 5 से 6 महीने, इनिशियल 5 to 6 months फ्रॉम योर से अप्रैल में टू दी नवंबर, they should be for your consolidated study of prelims and mains. उसके अंदर आपको बड़ा स्ट्रैटेजिकली पूरा सिलेबस कवर करने का एटलीस्ट एक बार अपने आंखों से निकाल देना है. आपको कोई कोचिंग में जाना है तो वहाँ जाके क्लासेस ले लेनी है, अगर सेल्फ स्टडी करनी है सिलेबस को लेके, स्टडी मटेरियल को लेके पढ़ के अपना नोट्स बनाने की कोशिश करनी है. उसके बाद में फिर नवंबर से 3 महीने आपको मेंस पे ध्यान देना है. वो जो टाइम आपको मेंस के लिए आप रख रहे हो उसका पर्पस ये है कि आपको अपना नोट्स बनाने हैं विच विल बी यूज्ड बाय यू आफ्टर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. प्री जब दे दोगे उसके बाद आपको 2 से 2.5 महीने ही मिलता है मेंस देने के लिए. इसलिए ज़रूरी है कि हम 3 से 4 महीने पहले प्रीलिम्स से अपना टाइम हम मेंस के अंदर लगाएं. एंड देन व्हेन योर प्रीलिम्स इज़ देयर, सो 2 to 2.5 months you devote it entirely to your prelims preparation. So that is how we move. And इसमें जो आप टाइमिंग जो कर रहे हो, जो मंथली टाइम है उसको हमें वीकली पे लेके आना है, वीकली को हमें डेली पे लेके आना है, एंड देन ऑफ कोर्स इफ़ पॉसिबल टू एन आवरली बेसिस. बिकॉज सिलेबस में क्या है कि आपको GS पढ़ना है, आपको ऑप्शनल पढ़ना है, आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं. करंट अफेयर्स के लिए आपको न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, मैगजीन भी पढ़ना है, एंड न्यूज़पेपर इज़ समथिंग विच यू हैव टू डू डेली. तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी जब मैं ट्रैवल कर रही होती थी, व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग इन मेट्रो और बस, आई यूज़ टू कैरी माय न्यूज़पेपर एंड मैं उसको टाइम को मैं यूज़ करती थी करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए. सो इट इज़ लाइक दिस. रिविजन के बिना तो मूव करना इज़ वेरी हार्मफुल, इट इज़ वेरी फेटल. सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि जो आपका टाइम शेड्यूल आप फ्रेम कर रहे हो
उसमें ब्रेक्स इस तरीके से आपको स्लॉटिंग इस तरीके से करनी है कि यू गेट सफिशेंट टाइम एंड रिपीटेड रिविजन एंड आंसर राइटिंग, स्पेशली आंसर राइटिंग फॉर द मेंस, दैट इज़ द की टू गेट गुड मार्क्स। हम इसमें जो फाइनल राउंड होता है वो इंटरव्यू का होता है, उसके वीडियोस भी देखते हैं कि काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपका जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था वो कैसा था? So my interview was like it lasted for around 35 minutes. Now I have been mentoring the aspirants also through the mock interviews. जो इस साल भी कुछ aspirants हैं जो अभी उनका सिलेक्शन, आई एम श्योर फ्यू ऑफ देम वुड बी सिलेक्टेड, सो उनका अभी इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था Feb-March में, तो कुछ उनसे एस्पिरेंट से मेरी इंट्रैक्शन हुई, मैंने अपना शेयर किया उनके साथ भी एक्सपीरियंस। सो हमारा जो हुआ, मेरा इंटरव्यू हुआ था अप्रैल 2008 में मेरा इंटरव्यू हुआ था। एंड उस टाइम में जो हमारे बोर्ड के चेयरमैन थे वो डीपी अग्रवाल सर। सो डीपी अग्रवाल सर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वॉज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द टफेस्ट। एक्चुअली अगर डीपी अग्रवाल सर का बोर्ड आ जाता था तो स्टूडेंट को माइंड में ये हो जाता था साइकोलॉजिकली कि सिलेक्शन होगा नहीं, या फिर क्योंकि नंबर बहुत कम आते थे जनरल, एक होता है ट्रेंड। तो बोर्ड के बारे में कितने दिनों पहले पता चलता था? यू डोंट गेट टू नो, ओके, यू नेवर गेट टू नो अबाउट द बोर्ड, यू गेट टू नो अबाउट द बोर्ड मेंबर्स, उनकी प्रोफाइल पता होते हैं आपको, बट आपका किस में आप अपेयर होगे ये आपको नहीं पता होता है। दैट इज़ अ रैंडमाइजेशन प्रोसेस विच इज़ टेकन प्लेस विच यू गेट टू नो ओनली एट दैट टाइम। सो जब रैंडमाइजेशन हुआ, आई गॉट टू नो दैट आई एम गोइंग टू फेस दिस बोर्ड, सो डेफिनेटली थोड़ा सा मुझे भी अप्रीहेंशन हुआ, बट देन मुझे लगा कि अब यहाँ तक तो आए हैं तो कुछ काबिलियत तो है ही, देयर इज़ सम मेरिट दैट आई एम स्टैंडिंग, आई एम इन दिस UPSC शाहजहाँ रोड पे जो बिल्डिंग है वहाँ पे मैं गई थी, और फिर यही था कि अब देयर इज़ नो ऑप्शन देन टू गिव योर बेस्ट बिकॉज आई एम हियर। सो मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, इट वॉज़ इन अ वेरी, आई वुड से, टेंस्ड काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट, इट वॉज़ नॉट कॉर्डियल, एंड so there were various questions, and I actually kind of got a feeling कि एक कोर्ट रूम में जैसे आप प्रेजेंट करते हो, आप उस तरीके से मुझे ऐसे फील हुआ कि चारों तरफ से क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके पास। Yeah, so there are 5 people, 5 experienced professionals from their different background. One of the question was from the chairman DP Agarwal sir himself, that he said कि you have been always in Delhi and NCR Haryana, how do you visualize yourself working in a rural environment? आपकी पोस्टिंग होती है तो आप कैसे अपने आप को फोर्सी करते हो? तो देन आई सेड हम्बली कि सर आई एम वेरी मच अवेयर अबाउट दिस, बट आई एक्चुअली वांट टू यूटिलाइज माय पोटेंशियल फॉर सर्विसेज, so therefore I have chosen to be here. And also there was a question of like why this shift from corporate sector to civil services, because उस टाइम में मेरा आई थिंक लॉ कंप्लीट होने ही वाला था या हो चुका था शायद। सो I was CS LLB and commerce graduate from Shriram College, and one of them actually asked that why this shift, and then he also said that don't you think you are overqualified for this job? So when this kind of statements you hear, so I said कि sir with due respect I feel कि जो भी academic professional knowledge है, experience है, ये कभी waste नहीं जाएगा, it will help me further in my administrative profiles in future if I am selected in service. सो मेरा इंटरव्यू काफ़ी मतलब एक एवरेज टाइम से थोड़ा ज़्यादा चला, 35 मिनट्स, एंड इट वाज क्वाइट टेंस्ड, बट आई ट्राई टू गिव माय बेस्ट, दैट इज़ व्हाट आई कैन से टू द एस्पिरेंट्स कि ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे नहीं आते थे। नॉट एवरीथिंग यू विल नो, इट इज़ फॉर एवरीबडी, आपसे क्वेश्चंस कुछ ना कुछ ऐसे आएंगे ही आएंगे जिनका जवाब आपको नहीं आता है। सो यू शुड नॉट ट्राई टू ब्लफ, डू नॉट ट्राई टू आंसर इफ़ यू आर नॉट श्योर. Just admit before the board that sir and ma'am, with due respect, I am not aware of this at present, but I will update myself whenever as soon as I get out of this interview board. So you admit कि आपको नहीं आता है, so be polite, be humble, but be firm. That is also important कि आपको firmness, because in interview ना they are trying to gauge your personality कि आप situations of crisis, situations of challenge, situations of criticism, उस प्रेशर को हैंडल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे. एंड इट इज़ नॉट ओनली अकेडमिक, क्योंकि अकेडमिक तो आपका ऑलरेडी टेस्ट हो गया मेंस में. इंटरव्यू इज़ द पर्सनालिटी टेस्ट, whether you have team building capacity, whether you have leadership, whether you have actually that orientation to serve the people and the society.
एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट व्हाट इज़ योर इंटेंशन ऑफ बीइंग इन सिविल सर्विसेज, इसका आंसर बड़ा क्लियर आपका होना चाहिए, बिकॉज जनरली दे ट्राई टू आस्क दिस either through a direct question or through an indirect question. So this also aspirants should keep in mind. आपने बात की कि आपने त्रिपुरा हो या फिर झज्जर हरियाणा हो, सब जगह महिलाओं और बच्चों के लिए काफ़ी काम किया आपने, तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस आए जो आपने पर्सनली फेस किए हो? महिलाओं की, लड़कियों की अगर हम बात करें तो इंडिया में सोसाइटी एक पेट्रियार्की ड्रिवन सोसाइटी है। आज भी बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें लड़कियों की जो प्रेजेंस है वो कम है। So this cause of gender parity, this cause of this women inclusiveness in governance, whether it is in administration, whether it is in politics, whether it is in corporate sector, एक हाउसवाइफ की जो कंडीशन है उसके हाउस होल्ड में वो डिसीजन मेकिंग को लेके या एक सोसाइटी के अंदर जो उसकी भूमिका है, तो उसमें हमारे समाज में भी काफ़ी बदलाव लाने की आवश्यकता है। सो बहुत पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं, बट बिकॉज आई हैव ऑल्सो सीन मैनी थिंग्स इन माई लाइफ एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड, सो दिस कॉज ऑफ वर्किंग फॉर विमेन, वर्किंग फॉर गर्ल्स, फीमेल्स, दैट इज़ ऑलवेज वेरी स्पेशल। तो चाहे त्रिपुरा की बात हो, स्टार्टिंग फ्रॉम माई फर्स्ट पोस्टिंग एज SDM अम्बासा इन धलाई डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम ऑल वुमेन पोलिंग स्टेशन को हमने सेटअप किया था, दैट वाज वे बैक इन 2010। आज तो वो ECI का नॉर्म है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नॉर्म है दैट यू शुड हैव एन ऑल वुमेन पोलिंग स्टेशन, बट एट दैट टाइम इट वाज नॉट अ नॉर्म, दैट वाज द फर्स्ट थिंग विच वाज डन इन त्रिपुरा। एंड उसके बाद जितनी भी मेरी पोस्टिंग्स हुई तो इसके बारे में मैंने काम करने की कोशिश की, और नंदिनी एक कैंपेन हमने लॉन्च किया, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट था गोमती डिस्ट्रिक्ट, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आंकड़ों के अनुसार वो लोएस्ट था, वन ऑफ द लोएस्ट था हमारे स्टेट लेवल में एज़ पर दी SRB एंड CSR रेशो। सो उसमें हमने जन आंदोलन कैसे बनाएं, कम्युनिटी मोबिलाइज कैसे करें। सिमिलर थिंग आई ट्राइड व्हेन आई वाज इन झज्जर, व्हेन आई वाज इन फरीदाबाद, गुड़गांव। झज्जर में सोच पे दस्तक कैंपेन को लॉन्च करने का मेरा मोटिव ही ये था दैट दिस इशू इज़ रिलेटिंग टू द माइंडसेट। ये जो है ये बिहेवियर और हमारी जो कम्युनिटी की जो सोच है उस पे है। तो चैलेंज जो आप पूछ रहे हो, चैलेंज इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंज यही है कि वी हैव टू नॉक एट द माइंडसेट ऑफ द पीपल विच कंपेल यू टू काइंड ऑफ बैलेंस। बट हाँ, ये तो मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि विमेन ऑफिसर्स अक्रॉस द सर्विसेज, अक्रॉस द स्टेट कार्डर्स, अक्रॉस सेंट्रल गवर्नमेंट, दे हैव बीन ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट। हम UPSC की बात करते हैं तो लबासना की जो एक इमेज है वो भी हमारे सामने में आती है, क्योंकि हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, वहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वहाँ पे किस तरह का रूटीन रहता है और क्या क्या होता है वहाँ पर? लबासना इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल अकेडमी एंड वो बनी बहुत सालों पहले है, ब्रिटिशर्स के टाइम पे उसको बनाया गया। तो पहले ICS ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती थी, देन द IAS ऑफिसर्स आर गेटिंग ट्रेंड। शुरू के जो तीन महीने होते हैं, रिज़ल्ट जब आता है फाउंडेशन कोर्स ट्रेनिंग, उसमें IAS, IPS, फॉरेन सर्विस, फॉरेस्ट सर्विस एंड कुछ और सर्विसेज की ट्रेनिंग साथ होती है। After that, it is exclusively training the IAS officers. So we have a very close association and you get to meet officers from different background. And सबसे important क्या है, लबासना teaches you discipline, क्योंकि अभी तक आप student life में हो. It actually trains you to become an officer. So सुबह 5:30 बजे से आपको PT ground में आपको report करना है. And despite the fact whether you are physically active or not, like मैं physically active उस time में मैं नहीं होती थी. I was always into a studious mode, even my school, college में I was not into sports. So मुझे ट्रैकिंग करना और ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी करना बिल्कुल मन से नहीं अच्छा लगता था. I was more into music and dance that I used to enjoy. So morning में PT, ट्रैकिंग, ये सब एक्टिविटीज़ रहती थी. Then after breakfast your classes start. Morning 9 o'clock till 5:30 you are there in the classes. Evening time you have for your group activities. There are various clubs and societies. I was also part of few clubs and societies which organizes programs. And then you sleep around say 10:30 because सुबह जल्दी उठना है. And you have some assignments also. So it is very hectic and you have village visits, you have Bharat Darshan, you have treks. So it is actually a fun, the spirit of esprit de corps. और जो हमारी जो हमारी जो एसोसिएशन लबासना के टाइम में जो डेवलप होती है वो मुझे लगता है वो कभी नहीं जाती है. मतलब दैट दिस बॉन्ड
is very special. The bond between the batchmates who are trained together, that is always very special. आप जिस टाइम भी उनको चाहो तो आप उनको कॉल कर सकते हो, यू नो जस्ट मीट देम, बिकॉज यू देयर इज़ नो प्रोटोकॉल. सर्विसेज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हो जाता है हमारी सर्विस का, प्रोटोकॉल. सीनियर जूनियर, सर मैम, सो दैट इज़ पार्ट ऑफ सर्विस. बट विद बैचमेट्स, with your friends, you don't have such protocol. So I think that is a blessing which Lavasana gives us. अगर हम बात करें आपकी बुक की, तो अभी आपने रिसेंटली ही एक नेशन कॉलिंग बुक लॉन्च की, तो इसके पीछे की क्या इंस्पिरेशन रही है? For aspirants, this is a book which actually I have dedicated to them. It was launched last year in September by Union Minister, Honorable Union Minister Shri Kiran Rijiju ji. तो मैं क्योंकि कुछ सालों से, लगभग 3-4 साल से मैं सिविल सर्विसेज के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको किसी न किसी तरीके से उनके साथ जुड़ी हुई हूँ. सो आई हैव बीन ट्रेनिंग देयर सेशंस, देयर लाइव सेशंस, देयर मेंटरिंग आई हैव बीन डूइंग. सो मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि मेरा जो ये सब जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी टिप्स हैं, जो स्ट्रैटेजी हैं, वो मैं किताब की फॉर्म में शेयर करूँ. सो लास्ट ईयर आई स्टार्टेड राइटिंग दिस बुक. इट टुक मी अराउंड 7-8 months टू राइट इट, एंड आई थिंक January-February आई हैड स्टार्टेड लास्ट ईयर, एंड देन इट टुक दैट मच ऑफ टाइम. एंड इसका टाइटल मैंने नेशन कॉलिंग इसलिए दिया है क्योंकि आई पर्सनली फील दैट दिस इज़ अ कमिटमेंट टू द कंट्री, बीइंग इन सिविल सर्विसेज, या फिर इवन इफ़ यू आर नॉट इन सिविल सर्विसेज, तो देयर इज़ अ चैप्टर ऑन व्हाट इफ़ नॉट सिविल सर्विसेज और लाइफ बियॉन्ड UPSC. उसमें मैंने यही लिखा है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको देश के लिए कुछ करना है तो सिविल सर्विसेज ही एक माध्यम है. देर आर मैनी अदर थिंग्स विच यू कैन डू एट योर लेवल. यू कैन हैव योर NGO, यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, यू गिव एम्प्लॉयमेंट. इवन यू नो आप एक किसी कंपनी में है तो उसमें CSR के थ्रू आप बहुत कुछ कर सकते हैं. सो देर आर मैनी थिंग्स विच यू कैन डू. सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट आवर कमिटमेंट टू द नेशन, आवर कमिटमेंट टू द सोसाइटी, दैट yes we have to contribute and we have to play a very important role in scripting nation's growth story. ये एक रियलाइजेशन होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम बात करें, यहाँ तो बात हो गई कि जिनका सिलेक्शन हो गया, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड था कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो फेलियर से कैसे डील करें, क्योंकि इस एग्ज़ाम में क्या होता है कि आप एक बार इस एग्ज़ाम में आए तो आपका बहुत सारे साल जो है वो चले जाते हैं. इसको एक चक्रव्यूह की तरह भी बोलते हैं कि एक बार आप घुस गए बट बाहर जाने का रास्ता नहीं होता, क्योंकि हमें लगता है व्हाट इफ नेक्स्ट अटेम्प्ट में हमारा क्लियर हो गया, नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, और उसके बाद भी अगर नहीं हो पाता है तो उस फेलियर को कैसे डील करें? सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें पार्ट ये है कि हम इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि आपने अटैम्प्ट्स देने कितने हैं. इवन दो 6 अटैम्प्ट हैं, 8 अटैम्प्ट हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, एंड कैटेगरीज़ में और ज़्यादा भी होते हैं, बट इट डज़ नॉट मीन दैट आप लगे ही रहो. आई पर्सनली डू नॉट एडवाइज़ द एस्पिरेंट्स. यू हैव योर टाइम फ्रेम. आप कितने साल इसमें आप लगाना चाहते हो UPSC में, और अगर सपोज़ एक बार फेल हुए, 2 बार फेल हुए, अगर तीसरी बार भी आपके मार्क्स उतना ही स्लॉट में आ रहा है, सो दैट मीन्स योर स्ट्रैटेजी इज़ इनकरेक्ट ना. सो यू नीड टू रीवर्क योर स्ट्रैटेजी, यू नीड टू इम्प्रोवाइज. अभी जैसे रिसेंटली मैंने कुछ एस्पिरेंट्स का ये लिया इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यूज में मैंने जैसे बताया पार्टिसिपेट किया, तो फ्यू ऑफ देम हैव बीन अपियरिंग फॉर द 5th और 6th अटैम्प्ट. तो मैंने मॉक इंटरव्यू में तो उनसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा, बट बाद में जब काउंसलिंग जब करते हैं मैंने उनसे पूछा, मैंने उनको एक फ्रेंडली वे में मैंने उनको बोला कि माय एडवाइस इज़ कि आप एक बार आइडेंटिफाई करो कि आपका स्कोर इतना ही क्यों आ रहा है, या आप हमेशा क्यों लाइक इंटरव्यू तक जा रहे हो और फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ रहा. सो व्हाट इज़ दैट यू नो किक विच इज़ रिक्वायर्ड. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट एंड ओवरकमिंग फेलियर. उसके लिए फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू ट्राई टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. तो जब भी हम दूर से देखते हैं तो सिविल सर्वेंट की लाइफ हमें बहुत अच्छी लगती है, काफ़ी पर्क्स होते हैं, लेकिन एक्चुअल में उनकी लाइफ में क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ होती हैं और किस तरह से डिफरेंट होता है जो दूर से लोग देख रहा होता है उससे? सी पर्क्स आर इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल कंफर्ट्स. फॉर एग्जांपल रहने के लिए घर या आपको व्हीकल मिलता है, तो वो तो जो मिनिमम है दैट इज़ गिवन टू एन ऑफिसर. बट शुरुआती टाइम में तो वो भी जनरली नहीं होता है. लाइक ट्रेनिंग डेज में तो वी आर इन सर्किट हाउस एंड यू मे नॉट इवन गेट अ व्हीकल. इवन फॉर IAS ऑफिसर्स मैनी स्टेट्स में लाइक you may get a vehicle which is a hired vehicle or which is on sharing basis. So that is there. So perks बहुत ज़्यादा तो सर्विस में I won't say perks are there. ये जो बात बताई ना कि ग्लोरिफिकेशन बहुत ज़्यादा है सोशल मीडिया का, और अगर थोड़ी बहुत फैसिलिटीज़ हैं भी तो उसको फ्रैंकली ऑफिसर के पास टाइम नहीं होता इंजॉय करने का.
इट इज़ प्राइमरली मे बी यू नो फॉर द फैमिली, बट ऑफिसर के पास उतना समय ही नहीं है कि उसको पर्क्स को हम इंजॉय करें, और पर्क्स ऑल सेड एंड डन बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। थैंक यू सो मच। अब हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो बहुत छोटा सा सेगमेंट है जिसमें आपको बहुत क्विकली आंसर करना है। मैं आपसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछूंगी। ओके, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि सिविल सर्वेंट होने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है? रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। नुकसान? फैमिली लाइफ नीड्स टू बी बैलेंस्ड आउट। अगर आपको अपनी लीडरशिप क्वालिटी को वन वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो क्या होगा वो? टीम लीडर। आपसे अभी तक सबसे वियर्ड रिक्वेस्ट, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं ऑफिसर्स को, तो अभी तक सबसे वियर्ड रिक्वेस्ट आपके पास क्या आई है? एक बार ऐसा हुआ था कि रात को 10 बजे भी, क्योंकि आई हैव द हैबिट ऑफ डिस्पोजिंग माई वर्क फाइल्स, में पेंडिंग नहीं रखती हूँ, तो आई वॉज वर्किंग इन माई ऑफिस। सो 10 बजे रात के तो आप जनरली पब्लिक से नहीं मिलते हो, बट कोई आया और उन्होंने कुछ अपना इशू बताया जो कि अर्जेंट नहीं था, यू नो, जिसके लिए वो कल भी आ सकते थे, बट वो उस तरीके से था कि हमारे एरिया में हमें ट्यूबवेल चाहिए, तो ट्यूबवेल की रिक्वेस्ट तो वो कल भी गांव वालों के साथ मिलके दे सकते थे। तो आई सेड कि मैं काम कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम 10 बजे भी नॉन अर्जेंट काम को लेके आप आओ। मेरा लास्ट क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव भी है, लेकिन ये क्वेश्चन ये है कि किन्हें यूपीएससी की तैयारी नहीं करनी चाहिए? आई थिंक ये तो मैं नहीं बोलना चाहूँगी कि किन्हें नहीं करनी चाहिए। जो नॉन सीरियस हैं डेफिनेटली उनको नहीं करनी चाहिए। दोज हु आर सीरियस, हु आर कमिटेड, हु वांट टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, ऑल ऑफ देम यू नो हैव दैट पैशन एंड करेज इन योर माइंड, एंड उनको ज़रूर करना चाहिए। जो नॉन सीरियस हैं या जो सिर्फ टाइम पास के लिए सोच रहे हैं कि एक स्टेटस सिंबल, अनफॉर्चुनेटली ये भी अभी काफ़ी जगहों में एक है कि हमारे बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी फैमिली को लगता है कि एक स्टेटस सिंबल है, तो उसको लेके अगर इंटेंशन है तो उनको तैयारी नहीं करनी चाहिए। बस एक लास्ट मैसेज, क्योंकि अब जो नेक्स्ट अभी जून में जो प्रीलिम्स के एग्जाम होंगे, उनके जो एस्पिरेंट हैं अभी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अगर एक छोटा सा मैसेज देना हो तो वो क्या मैसेज होगा? फॉर एस्पिरेंट्स, योर पॉजिटिव सेल्फ बिलीफ एंड योर कॉन्फिडेंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो रुकावटें, स्ट्रगल्स बहुत आएंगी, बट हैव दैट क्लैरिटी इन योर माइंड, एंड देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट टू हार्ड वर्क। हम बात करते हैं स्मार्ट वर्क की भी, there is no replacement to hard work, so have that commitment, give your 100%। और जब इसके अंदर बोलते हैं ना कि जब ओखल में सिर दे दिया तो मूसल से क्या डर, तो जब आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी में जब आप आ गए हो तो उससे घबराना नहीं है। एस्पिरेंट्स के लिए एक और ऐसी बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं, मोटिवेशनल कविताएं हैं जो आप लोग सुनते आए होंगे। एक ऐसी कविता जो मुझे बहुत स्पेशल लगती है, मेरे दिल के बहुत करीब है, वो मैं आपके लिए दोहराना चाहूँगी। अर्जुन सिसोदिया जी की, कविवर अर्जुन सिसोदिया जी की ये पंक्तियां हैं हिंदी में। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बहुत अभागे होंगे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बहुत अभागे होंगे। या तो प्रण को छोड़ा होगा, या तो प्रण को छोड़ा होगा, या फिर रण से भागे होंगे, या फिर रण से भागे होंगे। अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है। अपना अपना युग सभी को, अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है, और समय की शिला लेख पर खुद को खुद गढ़ना पड़ता है, और समय की शिला लेख पर खुद को खुद गढ़ना पड़ता है। अनवरत लड़ा जाता, अनवरत लड़ा जाता, होता युद्ध विराम नहीं है। अनवरत लड़ा जाता, होता युद्ध विराम नहीं है। कौन भला स्वीकार करेगा, जीवन एक संग्राम नहीं है। कौन भला स्वीकार करेगा, जीवन एक संग्राम नहीं है। ये अर्जुन सिसोदिया जी की कुछ पंक्तियाँ जो मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं कि कौन भला स्वीकार करेगा, जीवन एक संग्राम नहीं है। जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। जीवन का नाम ही संघर्ष है। तो एस्पिरेंट्स को इस संघर्ष को लड़ने की शक्ति अपने अंदर लानी है, और अपने आत्मविश्वास से, अपने बलबूते पे, अपनी काबिलियत पे विश्वास रखते हुए, पॉजिटिव सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ में अपने एफर्ट्स को देते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी।